हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट PSCTRE 4.0 का प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट था हिस्ट्री। तो हम लोग हिस्ट्री PGT पेपर 2 का जो है प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे। इसमें जो है टोटल 10 सेट दिया हुआ है, जिसमें से जो है हम लोग 1 से 1 सेट को जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट उसको नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे सेट नंबर 2। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी BPSCTRE 4.0 में हिस्ट्री PGT पेपर 2 का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आज का जो है हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? तो ये था 700। तो मोहनजोदड़ो में जो है कुओं की कुल संख्या 700 थी। और मोहनजोदड़ो का जो है निचला शहर आवासीय भवनों का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। किस पुरातात्विक सर्वेक्षणकर्ता ने कहा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी? तो ये जो है कौन पुरातात्विक सर्वेक्षण कहे थे? तो ये कहे थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम कहे थे प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। धौलावीरा तथा कौन सा स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी और शहर के कई हिस्से भी दीवार से घेर कर लिए अलग किए गए थे? तो धौलावीरा का कौन सा स्थल पर पूरी बस्ती किलेबंद थी और शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे? तो ये जो है कौन सा स्थल था? तो ये था लोथल। और लोथल जो है कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। हड़प्पा कालीन खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्य को पुरातत्वविदों ने क्या नाम रखा? तो हड़प्पा कालीन खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम रखा है? तो ये नाम रखा है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75। हड़प्पा काल के दौरान तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित किस जगह लाया जाता था? तो हड़प्पा काल के दौरान तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर ओमान जगह पर जो है लाया जाता था। कहाँ लाया जाता था? तो ओमान से जो है लाया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ओमानी तांबा जो था, ओमामी तांबा तथा हड़प्पाई पूरा वस्तु दोनों से निकले धातु के अंश जो है मिलते हैं। और हड़प्पा वासियों जो है तांबा राजस्थान के खेतरी और ओमान से कच्चे माल के रूप में मंगाता था। और खेतरी का जो है प्राचीन नाम क्या है? तो खेतरी का प्राचीन नाम है तांबा बाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। वे महिलाएं और पुरुष कौन थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के समर्थ का दावा करते थे? तो वे कौन थे? तो वे थे समन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो 16 राज्यों का जो है उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सत्र में 16 महाजनपद का जो है उल्लेख मिलता है। और महाजनपद के नाम
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 78। प्राचीनतम अभिलेख के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो प्राचीनतम अभिलेख के बारे में जो है कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, प्राचीनतम अभिलेख अधिकतर प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। तो प्राचीनतम अभिलेख जो है अधिकतर प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों का नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, तमिल, पाली और संस्कृत भाषाओं में अभिलेख मिलते थे, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से जो है कोई भी कथन गलत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया? तो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है कौन बन गया था? तो ये बना था मगध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मगध की राजधानी जो है कहाँ थी? तो मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी जो है राजगृह था। और मगध शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो मगध शब्द का जो है प्रथम प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 80, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख किस भाषा में था? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख जो है फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अरामाइक, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है यूनानी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है खरोष्टी, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिमोत्तर से जो मिले अभिलेख हैं वो अरमाइक और यूनानी भाषा में हैं। कौन कौन भाषा में है? तो अरमाइक और यूनानी भाषा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और कितनी उप समितियों का उल्लेख किया गया है? तो मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो है 6 उप समिति था जिसमें से जो है 5 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। तो उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कुषाण स्वयं को देव तुल्य मानते थे, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है संभवतः वे जापानी शासकों से प्रेरित होकर स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहा करते थे, तो नहीं, ये गलत है। वे जापानी शासकों से प्रेरित होकर स्वयं को स्वर्ग पुत्र जो है नहीं कहा करते थे, वे जो है चीनी शासकों से प्रेरित होकर स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहा करते थे। तो इसमें जो है पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, किस फल का वर्णन इब्न बतूता ने मानव सिर जैसे गिरीदार फल के रूप में किया था? तो किस फल का वर्णन जो है इब्न बतूता ने मानव सिर जैसे गिरीदार फल के रूप में किया था? तो ये था नारियल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, अलबरूनी के वर्ण व्यवस्था में किस जाति का उल्लेख प्रकृति नामक शक्ति का दूसरा नाम के रूप में किया गया है? तो अलबरूनी के वर्ण व्यवस्था में जो है कौन से जाति का उल्लेख प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम के रूप में किया गया है? तो ये किया गया है ब्राह्मण का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85,
भक्ति सूफी परंपराओं के अंतर्गत मातृगृहता का मतलब क्या था? तो भक्ति सूफी परंपराओं के अंतर्गत मातृगृहता का मतलब क्या था? तो इसका मतलब था स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में अपने संतान के साथ रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए किनसे फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी थी? तो शाहजहां बेगम से जो है फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, ट्रेजर ट्रोव एक्ट कब बनाया गया? इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ की हस्तगत कर सकती थी। तो ट्रेजर ट्रोव एक्ट जो है कब बनाया गया? इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व को किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती थी। तो ये बनाया गया था 1878 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। तो ये सही है कि ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियां की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, निषाद और स्वर्णकार 4 वर्ण में समाहित नहीं थे। तो ये गलत है। निषाद या स्वर्णकार जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया था। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन जो है सही है? तो निषाद और स्वर्णकार जो है 4 वर्ण में समाहित नहीं थे। तो ये जो है सही है, ये जो है गलत नहीं है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र परपौत्र आदि से चलती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पितृवंशिका कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, पूर्व वैदिक परंपरा जिनकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व कहाँ से मिलती है? तो पूर्व वैदिक परंपरा जिनकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो है कहाँ से मिलती है? तो इसका जानकारी जो है हम लोग को ऋग्वेद से मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऋग्वेद अग्नि को जानने वाले सर्वप्रमुख जो है कौन है? तो ऋग्वेद है। और विश्व का प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक कौन है? तो वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, अमरावती स्तूप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो अमरावती स्तूप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, यह जैन धर्म से संबंधित मठ ईंट की बनी है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है जिसके ऊपर आवरण मार्बल की है। तो ये सही है। अमरावती स्तूप की जो विशेषता है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और जिसके ऊपर जो है आवरण मार्बल की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 94, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व तीसरी सदी में किसके आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी? तो ये जो है किसके आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए जो है बनाई गई थी? तो ये जो है बनाया गया था अशोक के आदेश से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदू शब्द लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले एक प्राचीन फारसी शब्द जिसका प्रयोग किस नदी के पूरब के क्षेत्र के लिए होता था? तो
किसका प्रयोग जो है पूरब के क्षेत्र के लिए होता था, कौन से नदी का? तो सिंधु नदी का होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97, 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रजाक का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का रोचक मिश्रण है, जिसमें भारत के एक राज्य के बारे में कहा गया है कि वह एक विचित्र देश के भांति दिखता है। तो 1440 के दशक में लिखा गया अब्दुल रजाक का यात्रा वृत्तांत संवेगों और अवबोधनों का रोचक मिश्रण है, जिसमें भारत के एक राज्य के बारे में कहा गया है कि वह एक विचित्र देश की भांति दिखता है। तो वह जो है कौन सा राज्य है? तो यह केरल राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, किसने लिखा था कि सती प्रथा में कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था? तो ये जो है कौन लिखा था? तो ये लिखा था बर्नियर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, 1332 से सॉरी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है 99। 1332 से 1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले किस तीर्थयात्री ने मक्का, सीरिया, इराक, फ्रांस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था? तो ये जो है कौन तीर्थयात्री था? तो ये था इब्न बतूता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, लगभग 1500 ईस्वी में भारत के पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात कई लोगों ने भारत का सामाजिक रीति रिवाज के बारे में लिखे। तो लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद कई लोगों ने भारत का सामाजिक रीति रिवाज के बारे में लिखे। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया। तो ये सही है कि जेसुइट रॉबर्ट नोबेली ने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, दुआर्ते बरबोसा ने उत्तर भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। तो नहीं, ये गलत है। दुआर्ते बरबोसा ने जो है दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा था, ना कि उत्तर भारत में। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, मणिक व चक्राकार धर्मावलंबी किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जो है कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो ये शिव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, मध्यकाल में किस भगवान को संपूर्ण विश्व का स्वामी कहा गया? तो मध्यकाल में किस भगवान को संपूर्ण विश्व का स्वामी कहा गया है? तो ये कहा गया है भगवान जगन्नाथ को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, चिदम्बरम, तंजावुर और गैंगकोंडचोलपुरम के विशाल शिव मंदिर किस वंश या धर्म की मदद से ही निर्मित हुए? तो ये जो है ये मंदिर जो है कौन से वंश की मदद से जो है निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था चोल वंश की मदद से। तो चोल वंश जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 104, लिंगायत समुदाय के बारे में। तो लिंगायत समुदाय के बारे में दिया हुआ है, तो इसमें से जो है कौन सा सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। तो ये सही है कि लिंगायत समुदाय के लोग जो है शिव के आराधना लिंग के रूप में करते थे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंध पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे। तो नहीं, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः लौटेंगे। तो ये सही है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फर्स्ट और थ्री जो है इसमें सही कथन था। क्वेश्चन नंबर 105,
मध्यकाल में वैदिक कुल के किन देवताओं को पूरी तरह से गौण पाए गए? तो मध्यकाल में वैदिक कुल के कौन देवता जो है पूरी तरह से गौण पाए गए? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अग्नि, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इंद्र, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सोम, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मध्यकाल में वैदिक कुल के जो है अग्नि, इंद्र और सोम देवता जो है पूरी तरह से गौण हो गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किन संत द्वारा लाया गया था? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किन संत द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था रामानंद के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 107। कबीर किस सुल्तान के समकालीन माने जाते थे? तो कबीर जो है किस सुल्तान के समकालीन माने जाते थे? तो ये जो है सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 108। अलवार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अलवार शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? तो अंत ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अलवार कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। किस शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है? तो ये जो है 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110। मध्यकाल में जिसने इस्लाम धर्म कबूल किया उसे कुछ सैद्धांतिक रूप का अनुसरण करना पड़ता था, जिसमें जो है कौन सा गलत है? तो मध्यकाल में जिसने इस्लाम धर्म कबूल किया उसे कुछ सैद्धांतिक रूप का अनुसरण करना पड़ता था। तो इसके बारे में जो है कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है रमजान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है खैरात बांटनी चाहिए, खैरात या ज़कात, तो ये बांटनी चाहिए। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है दिन में 6 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। तो ये गलत है। इस्लाम धर्म के अनुसार जो है प्रतिदिन 5 बार नमाज जो है पढ़ने का प्रावधान है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। बेसरिया किसे कहा जाता है? तो बेसरिया किसे कहा जाता है? तो जो सरिया का अवहेलना करता है उसे बेसरिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112। मध्यकालीन भारत में तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो मध्यकालीन भारत में तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो तुरुस्क कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113। मध्यकाल में किस दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाले की दरगाह कहा जाता है? तो मध्यकाल में जो है कौन से दरगाह को दाता दरबार कहा जाता है? तो मध्यकाल में जो है अबुल हसन अल हुजबिरी दरगाह को जो है दाता दरबार कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 114। मध्यकाल में किस उपदेशक को गरीब नवाज कहा जाता था? तो मध्यकाल में किस उपदेशक को गरीब नवाज कहा जाता था? तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती को कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115। कबीर ग्रंथावली का संबंध किस राज्य के दादू पंथियों से है? तो कबीर ग्रंथावली का संबंध जो है राजस्थान के दादू पंथियों से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 116। निर्गुण भक्ति का प्रचार किस सिख संत ने किए? तो निर्गुण भक्ति का प्रचार जो है गुरु नानक ने किए थे। कौन किए थे? तो गुरु नानक किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117।
किस सिख गुरु ने 5 प्रतीकों का वर्णन किया? बिना कटे केस, कृपाण, कच्छ, कंधा और लोहे का कड़ा आदि। तो ये जो है कौन सिख गुरु वर्णन किए थे? तो ये किए थे गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्फुजात। तो मुल्फुजात जो है किसको कहते थे? तो सूफी संतों की बातचीत को जो है मुल्फुजात कहते हैं। तो मुल्फुजात पर एक आरंभिक ग्रंथ फवाइद अल फुआद है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित एक संग्रह है, जिसका संकलन किस प्रसिद्ध फारसी कवि ने किए? तो इसका संकलन जो है कौन प्रसिद्ध फारसी कवि ने किए? तो ये किए थे अमीर हसन सिजजी देहलवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया? तो भारत का पहला सर्वेयर जनरल जो है कॉलिन मैकेंजी को बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में गजपति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य में गजपति का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है हाथियों का स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गजपति का शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 121, दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किस शासक को दिया गया था? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किस शासक को दिया गया था? तो यह दिया गया था कृष्णदेव राय को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया था? तो 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पाइस और फनोओ नूनीज। तो कौन कौन किया था? तो दुआर्ते बरबोसा किया था, डोमिंगो पाइस किया था और फनाओ नूनीज ने किया था। ये जो है विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो ये सभी का जो नाम जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है दशहरा। उत्तर भारत में जो है दशहरा कहते हैं, तो ये सही है। तो विजयनगर साम्राज्य में सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार जिसे दशहरा कहते हैं, तो इसको जो है उत्तर भारत में दशहरा कहा जाता था। तो ये सही है। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा। बंगाल में जो है इसको दुर्गा पूजा कहा जाता था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में जो है महानवमी कहा जाता था, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें से जो है कोई भी कथन गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124, विजयनगर साम्राज्य में हिंदू सूरत राणा का मतलब क्या होता था? तो विजयनगर साम्राज्य में हिंदू सूरत राणा का मतलब क्या होता था? तो इसका मतलब होता था हिंदू सुल्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किस मंदिर के मंडप का निर्माण कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किए थे? तो कौन से मंदिर के मंडप का निर्माण जो है कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किए थे? तो ये किए थे विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भगवान विरूपाक्ष जिन्हें पंपापति भी कहा जाता है, तो पंपापति जो है किनको कहा जाता है? तो भगवान विरूपाक्ष को कहा जाता है। और विरूपाक्ष मंदिर जो है विजयनगर शैली की वास्तुकला का नमूना है। क्वेश्चन नंबर 126, मुगल काल में रहट सिंचाई का उपयोग कहाँ किया जाता था? तो मुगल काल में रहट सिंचाई का उपयोग कहाँ किया जाता था? तो इसका जो है रहट सिंचाई का उपयोग जो है किया जाता था दीपालपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127,
18वीं शताब्दी के अंत में अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे। तभी धनी किसानियों के कुछ समूह गांव में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। उनका क्या नाम था? तो उनका जो है क्या नाम था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जोतदार, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है हवलदार, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है गांटीदार या मंडप, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धनी किसानों के कुछ समूह गांव में जो है अपनी स्थिति मजबूत करे जा रहे थे। उनका नाम था हवलदार और गांटीदार, और गांटीदार को जो है मंडप भी कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरण में किसके लिए किया जाता था? तो रैयत शब्द का प्रयोग जो है अंग्रेजों के विवरण में जो है किसान के लिए किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 129, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई थी? तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी 1859 ईस्वी में बनाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 130, मद्रास को बहुत सारे गांव को मिलाकर विकसित किया गया था जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग बसे थे। उनमें से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, दुबास ऐसे लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना जानते थे। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, मद्रास में शुरुआत के समय कंपनी के तहत नौकरी पाने वालों में लगभग सारे बेल्लार समुदाय के थे। थर्ड जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, तेलुगु कोमाटी समुदाय एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था जिसका शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। तो इसमें से जो है पूछा है स्टूडेंट कि कौन सा कथन गलत है? तो दुबास जो है ऐसे लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना जानते थे। तो नहीं, ये गलत है। दुबास लोग जो है एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट है, मद्रास में शुरुआत के समय कंपनी के तहत नौकरी पाने वालों में लगभग सारे बेल्लार समुदाय के थे। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन में था, तेलुगु कोमाटू समुदाय के एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था जिसका शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। तो नहीं, ये गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी 10% से बढ़कर लगभग कितना परसेंट हो गई थी? तो ये जो है 10% से लगभग बढ़कर जो है लगभग 13% हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से मद्रास, कलकत्ता और बम्बई बस्तियों की किलाबंदी कर दी। इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें से जो है कौन सा सुमेलित है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है मद्रास दिया हुआ है फोर्ट विलियम। तो ये गलत है। मद्रास में जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है कलकत्ता दिया हुआ है कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम के नाम से। और नेक्स्ट दिया हुआ है बॉम्बे दिया हुआ है फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये भी गलत है। बॉम्बे में जो है फोर्ट के नाम से ये इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जो है जाने जाते थे। तो मद्रास को जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाने जाते थे मद्रास को। कलकत्ता को जो है फोर्ट विलियम के नाम से, और बॉम्बे को जो है फोर्ट के नाम से जो है ब्रिटिश आबादी के रूप में जो है ये जाने जाते थे। तो इसमें पूछा था कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो इसमें जो है कोई भी सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 133, 1857 के समय किस रियासत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था? तो 1857 के समय किस रियासत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अवध को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के एकता की कल्पना के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कारण जो है 1857 के एकता के कल्पना के बारे में सही नहीं है? तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, बहुत सारी घोषणाएं में मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों के नाम के साथ हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। तो ये जो है सही है कि बहुत सारी घोषणाओं में मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों के नाम के साथ हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद तथा बुद्ध दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। तो नहीं, ये गलत है। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर यहाँ पे बुद्ध नहीं होगा, यहाँ पे महावीर होगा। तो मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा जो है सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किस महापुरुष ने अंग्रेज के खिलाफ एक अभियान चलाए? तो ये जो है कौन चलाए थे? तो ये चलाए थे मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 136। खिलाफत आंदोलन के दौरान जजीरात उल अरब में कौन कौन सा देश शामिल था? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान जजीरात उल अरब में कौन कौन सा देश शामिल था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है अरब, सीरिया, ईरान, बगदाद। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बगदाद, ईरान, इजराइल, मिस्र। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान जजीरात उल अरब में जो है अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन जो है शामिल था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 137। जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने किनके बारे में कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के सजा इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ, तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। तो ये जो है किनके बारे में कहा था जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने? तो ये कहा था महात्मा गांधी के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138। भारत में विभाजन के समय होलोकॉस्ट शब्द का मतलब महाध्वंस क्या था? तो भारत में विभाजन के समय होलोकॉस्ट शब्द का मतलब महाध्वंस क्या था? तो ये था महाध्वंस। तो इसका आंसर, सॉरी स्टूडेंट, इसमें जो है क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है कि होलोकॉस्ट शब्द का यहाँ पे मतलब पूछा गया था क्वेश्चन में। तो इसका मतलब होता है महाध्वंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। पाकिस्तान का नाम किसको शामिल करके बनाया गया था? तो पाकिस्तान का नाम जो है किसको शामिल करके बनाया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सिंधु, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है बलूचिस्तान, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अफगान, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पाकिस्तान का नाम जो है सिंधु, बलूचिस्तान और अफगान, ये तीनों का नाम जो है शामिल करके बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। जापान एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है जिसमें कौन कौन सा द्वीप शामिल है? तो जापान जो है एक द्वीप श्रृंखला वाला द्वीप है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है क्यूशू, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है शिकोकू, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है होकाइडो, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ ऑप्शन में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जापान एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है जिसमें जो है क्यूशू, शिकोकू और होकाइडो, ये तीनों द्वीप
ये जो है तीनों द्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत है, जिनमें से कौन सा सही है? तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है, होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप या हाथों का संचालन शामिल था। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावों की क्रिया से हुआ था। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कि कौन सा जो है सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 143, मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई थी? तो मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत 7000 से 6000 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144, मेसोपोटामिया में जो प्रेम व युद्ध की देवी थी उनका क्या नाम था? तो इनका जो है नाम था इनाना। क्या था? इनाना नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 145, रोम साम्राज्य में कौन सा पौधे से लेखन सामग्री का तैयार किया जाता था? तो रोम साम्राज्य में कौन सा पौधे से लेखन सामग्री जो है तैयार किया जाता था? तो ये किया जाता था पाइपाइरस से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, रोम के प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज स्थापित किया था उसे क्या नाम दिया गया था? तो उसे जो है नाम दिया गया था प्रिंसिपेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो निम्नलिखित में जो है कौन सुमेलित है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है मकामात। मकामात को जो है सभाएं कहा जाता था। तो नहीं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है व्यापारियों के आवास। तो व्यापारियों के आवास को फंदुक कहा जाता था। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है छोटी मंडी और सार्वजनिक स्नान घर। तो छोटी मंडी या सार्वजनिक स्नान घर को हमाम कहा जाता था। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, कौन सा शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता था? तो कौन सा शब्द का प्रयोग जो है किया जाता था? तो सामंतवाद का प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु कौन था जिन्होंने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा और इसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है? तो ये जर्मन युवा भिक्षु कौन थे? तो ये थे मार्टिन लूथर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से किस महासागर तक फैला है? तो उत्तर अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से किस महासागर तक फैला है? तो ये जो है प्रशांत महासागर से लेकर के अटलांटिक महासागर तक फैला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में जो है इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी BPSC TRE 4.0 में हिस्ट्री PGT पेपर 2 का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना आप रिविज़न कीजिएगा।